जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारत ने अब अपने हथियारों को बेचने के लिए एक ऐसा प्लान बना लिया है जिससे कि रशिया को एक बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में दोस्तों, भारत ने फ्रांस और चाइना वाली जो पॉलिसी है उसे यहाँ पर अपनाना शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत अब गरीब देशों को हथियार खरीदने के लिए लोन देने की एक नई रणनीति बना रहा है। मतलब साफ है कि इन गरीब देशों को भारत हेलीकॉप्टर, युद्धपोत और मिसाइल जैसे उपकरणों को खरीदने के लिए लोन देगा। कहा ही जा रहा है कि भारत अब अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की क्षमता बढ़ा रहा है और ये जो लोन दिया जाएगा दोस्तों, वो ये नहीं है कि उनसे इंस्टेंट इससे रिटर्न लिया जाए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म का लोन होगा। और इनमें वो देश भी आएंगे जिन देशों की जो क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल है वो काफी कमजोर भी है। इसीलिए भारत ने दोस्तों ऐसे देशों में अपने जो डिफेंस अताशे हैं उन्हें बड़ी संख्या में डिप्लॉय करने की योजना बनाई है। इनमें से कई देश ऐसे हैं जो कि रशिया पर लंबे समय से हथियारों पर निर्भर रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस खबर पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन कुछ चीज़ों से पता चलता है कि भारत ने अपना ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछले महीने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बात लिखी थी कि भारत अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और भारत हथियारों के एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहा है। और ये खबर दोस्तों रॉयटर्स की तरफ से प्रकाशित की गई है, जिसमें कि उन्होंने भारत के कुछ अधिकारियों के साथ इस टॉपिक पर बातचीत की। जब ये बातें सामने आई हैं, ऑब्वियसली बात है इससे भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पर रशिया इस बात को लेकर परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन दोस्तों योजनाएं जब बनती हैं तो उसमें अपने दोस्त और दुश्मन दोनों का ख्याल रखा जाता है। इसके पीछे भी भारत सरकार की कोई पॉलिसी हो सकती है जिससे कि रशिया को इनडायरेक्टली फायदा दिया जा सकता है। भारत अब 2026 में अल्जीरिया, मोरक्को, गुयाना, तंजानिया, अर्जेंटीना, इथियोपिया और कंबोडिया सहित कई जो विदेशी दूतावास हैं उनमें कम से कम 20 नए डिफेंस अताशे भेजने की योजना बना रहा है। वहीं दोस्तों, गार्डनरी शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफी लेबोरेटरी यानी कि NPOL के लिए अकॉस्टिक रिसर्च शिप बनाने का काम शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि GRSC और NPOL के बीच 2024 के अक्टूबर के महीने में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसमें कि ये जो जहाज होगा वो 98 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा होगा और ये काफी एडवांस प्लेटफॉर्म होगा। और ये जहाज एक मिशन में 30 दिन या फिर 4500 समुद्री मील की दूरी तय कर सकता है। और ये जो वेसल्स होंगी उसमें डीजल इलेक्ट्रिक प्रपल्सन सिस्टम होगा और रिसर्च इक्विपमेंट्स को संभालने के लिए इस जहाज पर 3 डेक क्रेन्स भी लगाए जाएंगे। दोस्तों, रशिया ने अब अपने वैगन आर्मर्ड व्हीकल को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं से लैस किया है और ये जो लेटेस्ट वेरिएंट है वो कई सारे फीचर्स के साथ है। इसका वी शेप हल है जो कि इसे माइन प्रोटेक्शन से बचाता है। इसके अलावा इसका BR5 लेवल का आर्मर है और इसकी पेलोड कैपेसिटी है 6000 किलोग्राम की। इस अपग्रेड में सबसे खास विशेषता एक नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का लगा होना है, जो खास तौर से ड्रोन खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इस वाहन में 14.5 mm KPVT मशीन गन लगाई गई है और साथ ही 7.62 mm PKT कोएक्सल मशीन गन भी लगाई गई है। वहीं दोस्तों, DRDO अब स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का एक नेक्स्ट जनरेशन का संस्करण तैयार कर रहा है, जो कि EO सीकर के साथ लैस होगा। EO यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर्स। इसके जरिए जो 100 है अब वो किसी भी गतिशील टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम होगा और ये एक ऐसी क्षमता है जो कि इसके ऑपरेशनल स्कोप को आगे बढ़ा देती है। यानी कि न केवल अब ये स्थिर लक्ष्यों को खत्म कर सकती है बल्कि मूवेबल टारगेट्स को भी खत्म कर सकती है। रेंज इसकी 100 किलोमीटर बरकरार रखी जाएगी, लेकिन ये जो एडवांस वेरिएंट है वो भारत की टेक्टिकल स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाएगा। EO सीकर के साथ 100 अब स्थिर और मोबाइल दोनों तरह के खतरों पर कहर बरपा सकती है। वहीं दोस्तों, केरल पुलिस को अब जल्द ही भारत में तैयार की गई क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफलें मिलने वाली है, यानी कि AK-203 असॉल्ट राइफल। डार्टन इंजन को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल DRDO का अब कहना है कि वो अब 1500 हॉर्स पावर के डार्टन इंजन की क्षमताओं को और बढ़ा देगा। डार्टन 1500 हॉर्स पावर का इंजन आप सब जानते हैं कि इस इंजन को फ्यूचर मेन बैटल टैंक और अर्जुन मार्क 1A मेन बैटल टैंक के लिए डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन अब डार्टन के कोर के आधार पर ही एक और पावरफुल इंजन वेरिएंट तैयार किया जाएगा। मतलब साफ है कि जब जरूरत पड़ेगी हमें तो इसके पावर आउटपुट को बढ़ा दिया जाएगा। डार्टन इंजन को जो चीज सबसे अलग बनाती है वो है इसका मॉडुलर डिजाइन। ये एक ऐसी क्षमता है जिससे कि भविष्य में इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। इस इंजन को मॉडुलर सेक्शन के साथ इंजीनियर किया गया है, जिससे कि इसकी रेटेड पावर आउटपुट को बढ़ाने के लिए इसमें नए कोर कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। DRDO के अधिकारियों ने कहा कि अगर हमें परिचालन संबंधी जरूरतें आती हैं तो हम इस इंजन की पावर को 100 से 300 हॉर्स पावर तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1800 हॉर्स पावर तक ये पहुंच सकता है, जो कि भविष्य में भारी और अधिक सक्षम मेन बैटल टैंक के लिए भारतीय सेना की जरूरतों को पूरा करेगा। दोस्तों, HAL के द्वारा बनाई जा रही कैट्स हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, इसे लेकर ना तो भारतीय वायुसेना कोई इंटरेस्ट दिखा रही है और ना ही
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसे कोई प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन HAL ने स्कैट्स हंटर ALCM का प्रस्ताव दिया है, जो कि एक स्टेल्थी और लो स्कीमिंग सबसोनिक मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना इस प्रोग्राम में इसलिए भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है क्योंकि अब तो कम लागत वाली सुपरसोनिक ALCM आ चुकी है और रशिया यूक्रेन की जंग में इन सबसोनिक मिसाइलों की जो परफॉर्मेंस है वो काफी निराशाजनक रही है, इसलिए भारतीय वायुसेना इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। हालांकि HAL का मानना है कि उनकी ये जो कैट्स हंटर है ये एक सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, जिसका कम रडार क्रॉस सेक्शन होगा और ये सटीक हमले कर सकती है। और ये मिसाइल PTAE 7 टर्बोजेट इंजन के द्वारा संचालित होगी, जो कि 4.2 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। हंटर की रेंज 200 किलोमीटर बताई गई है, जो कि 250 किलोग्राम के वॉरहेड अपने साथ कैरी कर सकती है। वहीं दोस्तों, दुनिया के टॉप 10 पावरफुल कंट्रीज की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हर देश नए नए हथियार तैयार कर रहा है, अपने मिलिट्री बेसिस का विस्तार भी कर रहा है। और टॉप 10 की लिस्ट जो जारी की गई है पावरफुल कंट्रीज में, उसमें अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर भारत। पावर इंडेक्स में भारत को 0.1184 पॉइंट्स मिले हैं। इसके अलावा 5वां स्थान दक्षिण कोरिया को मिला है, छठे पर यूनाइटेड किंगडम है, 7वें पर फ्रांस है, 8वें पर जापान है, 9वें नंबर पर तुर्की है और 10वें नंबर पर इटली। पाकिस्तान का तो नाम टॉप 10 से बिल्कुल बाहर है। भारतीय सेना में शामिल किया गया कपिध्वज यानी कि अटार अब भारतीय सेना को एक बड़ी क्षमताएं प्रदान कर रहा है। भारतीय सेना में जब से ये कपिध्वज शामिल किया गया है, तब से भारतीय सेना के साथ पूरा साथ निभा रहा है। हाल ही में दोस्तों, बर्फ से ढके और चट्टानी सिनेरियो में हिमालय इलाकों में इसे ऑपरेट होता हुआ देखा गया है, जहां पर ये लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रदर्शित कर रहा है। कपिध्वजा कैसे काम कर रहा है सियाचिन ग्लेशियर में आप देख सकते हैं, और सियाचिन ग्लेशियर में इसने एक्सट्रीम टेरेन में अर्जेंट कैजुअलिटी इवैक्यूएशन किया। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंग 2025 का छठा संस्करण आज पुणे के औंधे में आयोजित किया गया। यह अभ्यास 15 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया जाएगा। अभ्यास डस्टलिंग 2025 का उद्देश्य सब कन्वेंशनल डोमेन के भीतर आतंकवाद विरोधी अभियानों में सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीति और तकनीकों को आदान प्रदान करना है। यह अभ्यास सैन्य सहयोग को बढ़ावा देगा, संयुक्त ऑपरेशनल क्षमताओं को मजबूत करेगा और भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच सौहार्द का निर्माण करेगा। ब्राजील की तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो भारत के साथ 4 प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास की जो मिसाइल फ्रिगेट्स है उन्हें खरीदने को लेकर उनकी जो नेवी है वो इंडियन शिपयार्ड के साथ नेगोशिएशंस कर रही है। वहीं दोस्तों, इजरायली फाइटर जेट ने गलती से ही अपने इलाके में बमबारी कर दी। इसके बाद उस इलाके में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया था। दरअसल दोस्तों, जिस जगह पर यह बमबारी इजरायली विमान ने की उसकी थोड़ी दूरी पर आबादी वाला क्षेत्र था, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं गई। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी किया जिसमें कि उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से ये गलती हुई है और इस मामले की अब जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल ये फाइटर जेट गाजा पट्टी में अपने मिलिट्री मिशन पर जा रहा था, लेकिन उसने बॉर्डर के बिल्कुल पास बम गिरा दिया और फिर वो वापस लौट आया। वहीं तुर्की और चाइना अब इंडियन ओशियन रीजन में अपनी स्ट्रैटेजिक रीच को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हाल ही में दोस्तों, टर्की ने अपने डोगन क्लास के फास्ट ट्रैक मिसाइल बोट यानी कि TCG वोल्कन को मालदीव को गिफ्ट किया है। इसके अलावा दोस्तों, टर्की बांग्लादेश को भी हथियार सप्लाई कर रहा है। तो बहुत चीजें हैं। भारत को अब ग्रीस और साइप्रस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करना होगा, एक बड़ा जवाब देना होगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।